भारत के राष्ट्रपति ने जमीनी स्तर के नवाचारकर्ताओं के एक समूह से संवाद किया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया। वे भारत यूके विजन 2035 के अनुरूप तकनीकी नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला डिस्कस थ्रो के कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। 58.68 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पदक हासिल। प्रधानमंत्री ने लवप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की प्लस 110 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ठाणे में भवन गिरने से हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करती है जिसे उन्होंने 2025 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से समुद्र मंथन के रूप में पेश किया था, ताकि भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाया जा सके। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू स्तर पर अन्वेषण उत्पादन को तेज करने और तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना के अंतर्गत अपतटीय अन्वेषण की संपूर्ण मूल श्रृंखला के विभिन्न तरह के उपाय शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय सीस्मिक डेटा को बड़े पैमाने पर एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना, गहरे समुद्र व बहुत गहरे पानी में तेजी से अन्वेषण करने वाली ड्रिलिंग करना, नए और कम खोजे गए बेसिन में वैज्ञानिक ड्रिलिंग करना, अपतटीय उत्पादन और निकासी हेतु समुद्र साझा बुनियादी ढांचा विकसित करना, एकीकृत तेल और गैस मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा परिक्षेत्र की स्थापना करना शामिल है। मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अधिक सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए की संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दे दी है। भारत के एथलीट पूल का लगभग 10 गुना विस्तार। इस योजना के तहत एक बड़ा सुधार मौजूदा खेलो इंडिया एथलीट कार्यक्रम के साथ इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट KIA श्रेणी का निर्माण। यह संरक्षित एथलीट विकास इकोसिस्टम का लगभग 10 गुना विस्तार करेगा, जिससे हजारों अतिरिक्त युवा एथलीटों को पेशेवर कोचिंग, वैज्ञानिक सहायता, दीर्घकालिक सलाह के तहत लाया जाएगा। अधिक प्रतियोगिताएं, अधिक अवसर,
फिट और स्वस्थ भारत का निर्माण, कोच प्रौद्योगिकी और नवाचार निवेश, खेल उत्कृष्टता के लिए मजबूत साझेदारी, भारत की वैश्विक खेल महत्वाकांक्षा का समर्थन, विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय खेल मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री किसान योजना को 2026-27 से 30-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। पीएम का किसान पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित किसान कल्याण का एक सफल मॉडल है। प्रधानमंत्री किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और एक मजबूत सब्सिडी प्रणाली के माध्यम से इस योजना ने पारदर्शी, दक्षता और जवाबदेही का एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री किसान योजना की प्रमुख उपलब्धियों में 23 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में 4.7 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे कम से कम 2 घंटे की भंडारण क्षमता वाली यानी 10,000 मेगावाट घंटे की ऊर्जा भंडारण सिस्टम भी शामिल होंगे। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2031 के दौरान मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2032-33 तक वित्तीय सहायता संवितरित जारी रहेगी। यह मंजूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा किए गए हाल के आकलन के बाद आई है, जिसमें देश के जलाशयों अन्य उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने मीराबाई चानू के लिए अर्जुन पुरस्कार की अनुशंसा की है। यूनानी चिकित्सा पद्धति और शिक्षा को बढ़ावा देना। केंद्रीय यूनानी आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद देश भर में 21 नैदानिक संस्थान इकाइयां केंद्र का संचालन करती हैं। पारंपरिक देसी पद्धति के संबंध में अनुसंधान। आयुष बीमा नेटवर्क आयुष गुणवत्ता मानक का कार्यान्वयन। बहुआयामी आयुष पहलों के माध्यम से आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने पारंपरिक चिकित्सा के भविष्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की दिशा में समझौता किया। आयुष क्षेत्र में एआई संचालित नवाचार को गति देने, शोध, डिजिटल स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन
आयुष मंत्रालय सक्षम स्वास्थ्य शोध सामग्री साझा करने के लिए एआई कोर्स प्लेटफॉर्म पर आएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बस्तर के विकास में नई रफ्तार देने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री किसान योजना को 2026 से 30 तक जारी रखने की मंजूरी दी। जेएम ने 10वें स्थापना दिवस से पहले 10 दिवसीय समारोह शुरू किया। स्मारक लोगों का अनावरण किया। जेएम की सफलता में खरीदारों, विक्रेताओं, कर्मचारियों के लिए योगदान के लिए जेएम ने उन्हें सम्मानित किया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेएम ने आज अपने 10वें स्थापना दिवस के पहले 10 दिवसीय उत्सव की औपचारिक रूप से शुरुआत की है। एपीडा ने कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों को मालदीव में पहली बार हवाई खेप पहुंचाने की सुविधा प्रदान की है। आम निर्यात के प्रत्यक्ष वैश्विक बाजार लिंकेज के माध्यम से किसानों को 50% से अधिक उच्च रिटर्न प्राप्त हुए हैं। नीलम आम अपनी मीठी, रसदार, गूदे समृद्ध सुगंध और डेजर्ट स्मूदी और पेय पदार्थों के लिए उपयुक्तता के लिए व्यापक रूप से ख्याति प्राप्त है। तोतापुरी आम अपने विशिष्ट आकार, मीठे खट्टे स्वाद और ताज़ा उपभोग और प्रसंस्करण दोनों के लिए बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। जून के अंत से जुलाई के अंत तक काटी जाने वाली ये देर से पकने वाली किस्में भारत के आम निर्यात सीजन को बढ़ाने और पीक हार्वेस्ट पीरियड के बाद अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने पेमेंट और पुरस्कार विजेताओं के बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ वैश्विक संपदा सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। सीडीओसी ने वार्षिक आईपी पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन कर सीडीओटी के दिल्ली परिसर में 64 वैज्ञानिकों ने नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम इकोसिस्टम में ऑडिट की गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यकल्प का आयोजन किया है। राष्ट्रीय डिजिटलीकरण अभियान कार्यशाला ने भारत के पांडुलिपि संरक्षण ढांचे को किया मजबूत। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया डिजिटलीकरण में निरंतर राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान। संस्कृति मंत्रालय ने जन भारत मिशन के तहत नई दिल्ली में केंद्रीय डिजिटलीकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया। एयर मार्शल संदीप थरेजा को 31 अगस्त 2026 से डीजी एएफएसएस नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख ने स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर
वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकों और रसद वाहनों की गतिशीलता, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। इस तकनीकी का उपयोग उच्च ऊंचाई वाले और भीषण शीत ऋतु वाले क्षेत्रों में व्यापक नागरिक उपयोग के लिए भी किया जा सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक डीजल बहुत कम तापमान पर गाढ़ा होकर ईंधन फिल्टर के जाम कर सकता है, जिससे ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में वाहनों के संचालन में बाधा आ सकती है। एक्सडब्ल्यू डीजल इस समस्या का समाधान है और -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी प्रभावी रहता है। BS6 मानकों और IS 4060 2025 निर्देशों के अनुरूप होने के कारण इसे भारतीय सेना के वर्तमान वाहन बेड़े में बिना किसी इंजन के संशोधन या पुनः मानकीकरण के उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने XWD डीजल के क्रांतिकारी स्वदेशी नवाचार बताया है। इंडिया AI और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं में AI नवाचार की गति देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया AI कोष ने आयुष हेल्थ रिसर्च आईफैक्ट्स से संबंध करने और भारत की पारंपरिक चिकित्सा इकोसिस्टम के लिए जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। CQM ने दिल्ली NCR के उद्योगों के लिए संशोधित PM उत्सर्जक मानकों के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाने संबंधी निर्देश संख्या 97 संशोधन किया। NBA ने किसानों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य जैव विविधता बोर्डों को लाभ साझाकरण के रूप में 24 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की है। भारत और मालदीव के बीच फवारा UPI सीमा पार भुगतान कॉरिडोर आरंभ। मालदीव के नागरिक अब अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भारत में UPI सक्षम बैंक खाते में वास्तविक समय में धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं। मालदीव मॉनिटरिंग अथॉरिटी MMA ने 30 जुलाई 2026 को मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली फवारा और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के बीच एकीकरण का सफल शुभारंभ घोषणा की है। इससे रियल टाइम ट्रांसफर, प्रारंभिक चरण की भागीदारी और अनुमत श्रेणियों सहयोगात्मक उपलब्धि होगी। UPI 9 देशों में स्वीकार है। कंबोडिया, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका। ये सभी देश भारतीय यात्रियों को UPI के माध्यम से विदेश में निर्बाध भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं। संबंध स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम में राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग ने योग्यता आधारित 18 पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की नवीनतम जानकारी 2016 की 20 की शुरुआत से लेकर अब तक 7.91 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्राप्त हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क औषधि सेवा पहल शुरू की गई, जिसमें राज्यों के शासित प्रदेशों को उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 113 दवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 179
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 301 और उप जिला स्तर पर 318 और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क निदान सेवा पहल कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के निकट सुलभ और किफ़ायती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे मरीजों की जेब में होने वाले खर्च में कमी आती है। देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए गए उपाय में FSSAI ने खाद्य नमूने विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और आशंका प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के से मान्यता प्राप्त 259 प्रयोगशालाओं तथा अपील संबंधी नमूने को विश्लेषण हेतु 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने शहरी नियोजन पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। जन भागीदारी में जल संचय जन भागीदारी वर्षा जल का संग्रहण के अंतर्गत विजयपुरम में भूजल पुनरुद्धार पर शक्ति प्रदान की है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ILO द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के सामाजिक सुरक्षा नेट के तहत अब 101 करोड़ नागरिक शामिल हैं। इन्हीं 68% से अधिक आबादी कवर करती है। NIC के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग और न्यायालय ने उत्कृष्टता केंद्र में AI आधारित विधि शोध विश्लेषण सहायक उपकरण विकसित किया है। विधि विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय की ई समिति के समन्वय में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के अंतर्गत कोर्ट मिशन मोड योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना तीसरे चरण के अंतर्गत न्यायिक दक्षता बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रावधान है, जिसके लिए भविष्य की तकनीकी प्रगति घटक के तहत 53.57 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइनिंग 2.0 योजना का उद्देश्य कानूनी सेवाओं के लिए जनहितैषी समाधान प्लेटफॉर्म के विकास और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। दिशा 2.0 में टेली लॉ, अनसुलझे लोगों तक पहुंचना, सभी के मुकदमे से पहले निःशुल्क सलाह, न्याय बंधु, निःशुल्क कानूनी सेवाएं कार्यक्रम, कानूनी सहायता और सख्त कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और विधि सामंजस्यपूर्ण कानूनी पहलों के एकीकृत विवरण के लिए विजन संजीवनी जैसे 4 घटक शामिल हैं। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइनिंग दिशा 2.0 योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए पूरे भारत में, जिसमें गुजरात के सभी जिले शामिल हैं, लागू किया जाएगा। दिशा 2.0 का उद्देश्य कानूनी सेवाओं के लिए जनहितैषी समाधान प्लेटफॉर्म के विकास और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसमें 4 घटक जैसे टेली लॉ, वंचितों तक पहुंचाना, सभी को मुकदमे से पहले निःशुल्क सलाह, न्याय बंधु, निःशुल्क कानूनी सेवाएं कार्यक्रम, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और विधि समन्वित कानूनी पहलों के सामंजस्यपूर्ण वितरण के लिए विजन संजीवनी शामिल है। बहुराज्यीय सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं या सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2023 के माध्यम से अनेक संशोधन कदम उठाए गए हैं। इसमें सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहकारी
लोकपाल नियुक्त किया गया है और पारदर्शिता में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। समवर्ती लेखा परीक्षा की शुरुआत, एक समान लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों का निर्धारण, संसद के शीर्ष पर बहुराज्य सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने किए जाने की व्यवस्था के माध्यम से लेखा परीक्षा और लेखांकन ढांचे को मजबूत किया गया है। गवर्नेंस और पारदर्शिता में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। वार्षिक रिपोर्टों के बोर्ड के गैर सर्वसम्मत निर्णय का प्रकटीकरण, निदेशकों की योग्यता के अतिरिक्त आधार और निदेशकों को ऐसे मामलों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करना जो उनके रिश्तेदारों के हितों से टकराव हो। बचत और ऋण के कारोबार में लगी बहुराज्य सहकारी समितियों के विवेकपूर्ण मानदंड, धोखाधड़ी और गैर कानूनी कामकाज की जांच करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को अधिक प्रदान कर नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया गया। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन सभी के समापन के लिए प्रावधान पेश किया गया जिसका पंजीकरण धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। समितियों के सामूहिक हितों की रक्षा के उपाय शुरू किए गए जिसमें निष्कासित सदस्यों के निष्कासन की न्यूनतम अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना शामिल है। न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5070 करोड़ रुपए की कुल परियोजना के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपए की परियोजना वाली समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण परियोजना को मंजूरी दी। भारत का इथेनॉल मिश्रण पेट्रोलियम कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण ना होता तो वैश्विक तेल कीमतों में छाल के दौरान कीमतें लगभग 125 रुपये प्रति लीटर होती। भारतीय रेल द्वारा पहली बार जीवित हृदय लाइव हार्ट का सफल परिवहन। वंदे भारत एक्सप्रेस ने सूरत से अहमदाबाद तक जीवन रक्षक मिशन को बनाया संभव। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस चिकित्सा टीम के बीच उत्कृष्ट समन्वय जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं में रेल में बढ़ती हुई भूमिका को प्रदर्शित किया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। वीबी रामजी योजना के अंतर्गत निधियां सरस आजीविका का विस्तार एवं ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार की सुलभता। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजस्थान सहित देश भर में खुदरा दुकानों, सरस मेलों के आयोजन और डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच को सुदृढ़ बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति जून 2026 तक वर्ष 2025-26 से जून 2026 तक 33.54 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। वीबी रामजी अधिनियम 2025 के अंदर रोजगार गारंटी और आजीविका सहायता 125 दिनों का बढ़ा हुआ गारंटी कर मजदूरी, रोजगार, सतत और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन, सतत आजीविका को बढ़ावा देने तथा
ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचे के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 को लागू हो गया। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पद्धति उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों की तथा संघ राज्य क्षेत्रों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 90:10 तथा विधानमंडल वाले अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित और स्तरोन्नयन में की गई सड़कें PMGSY दिशा निर्देश के अनुसार सड़क परियोजनाओं का निर्माण करने वाले ठेकेदारों के निर्माण के बाद सड़क और पुलों के लिए 5 साल की दोषदायित्व अवधि के दौरान रखरखाव की आवश्यकता होती है। दोषों को सुधारने और निर्धारित करने के लिए अनुसार सड़क का रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों को देश में औपचारिक नवाचार तंत्र से जोड़ने का आह्वान किया है। TDB DST ने स्वदेशी यूनिवर्सल EV चार्जिंग तकनीकी के व्यवसायीकरण के लिए मैसर्स रोड ग्रिड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंदौर का समर्थन किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की ओर तेजी से परिवर्तन कर रहा है। केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने यूनिवर्सल EV चार्जर के व्यवसायीकरण के लिए विनिर्माण और असेंबली की सुविधा की स्थापना नामक परियोजना के लिए मैसर्स रोड ग्रिड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंदौर को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य अगली पीढ़ी के यूनिवर्सल EV चार्जर के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को स्थापित करना। TDB DST ने स्वदेशी कॉम्पैक्ट से चालित रोटी चलाने की मशीन के व्यवसायीकरण के लिए मैसर्स फूड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु का समर्थन किया है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा अनुसंधान विकास नवाचार योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया और हितों के टकराव की नीति का स्पष्टीकरण। भू राजनीतिक व्यवधान और अंतर्देशीय आर्थिक गलियारे माल ढुलाई को निर्बाध रूप से सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम। प्रमुख बंदरगाहों ने ग्राउंड रेट और विलंब शुल्क 100% और रिफिल शुल्क का 80% की छूट दी है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेलवे ने व्यवधानों के कारण अपने अटके कंटेनरों पर शुल्क माफ किया है। बंदरगाहों पर लगभग 10,000 कंटेनरों की निकासी को सुगम बनाने के लिए समर्पित माल गलियारे पर डबल स्टैक सेवाएं शुरू की हैं। मंत्रिमंडल ने घरेलू समुद्री बीमा पूल के लिए लगभग $150 करोड़ की संपूर्ण गारंटी को मंजूरी दी है। स्वदेशी कंटेनर निर्माण एक वैश्विक शिपिंग कंपनी ने भारतीय कंटेनर निर्माता को शिपिंग कंटेनरों का ऑर्डर दिया है।
घरेलू स्तर पर निर्मित प्रोटोटाइप कंटेनर का अनावरण 3 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के दादरी में किया गया। ये शिपिंग कंटेनर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप निर्मित किए गए हैं। जन मेट्रो प्रणाली का विस्तार, बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो दिशा निर्देश 2026 तैयार कर रहा है। सरकार ने मशीनीकरण और पुनर्वास पहल के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया। नमस्ते स्कीम के तहत 2.71 लाख से अधिक पीपीई किट वितरित और 1.81 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी की स्वास्थ्य बीमा। भारत की प्याज मूल्य श्रृंखला के उत्पादन को मजबूत बनाना VCFSC ने खोमानंद दूध और कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड को हजारों किसानों को सशक्त बनाने में कैसे मदद की है। परंपरा के साथ नवाचार को जोड़ना। VCFSC ने पहली पीढ़ी के अनुसूचित जातियों के महिला उद्यमियों को एक सफल वस्त्र उद्योग स्थापित करने में कैसे मदद की। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सभी लाभार्थियों को पूरा पोषण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अनुशंसित आधार भत्ते और औसत दैनिक सेवन के बीच अंतर को पाटने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के सभी लाभार्थियों को पूरा पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इन लाभार्थियों में से बच्चे 6 महीने से 6 वर्ष और गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोरियां 14 से 18 वर्ष शामिल हैं। यह पोषण घर ले जाने वाले राशन, सुबह के नाश्ते और गर्म पके भोजन के रूप में प्रदान किया जाता है। 6 से 23 महीने की आयु के बच्चों के पोषण की सुनिश्चित करने के लिए घर से ले जाने वाले राशन आंगनवाड़ी केंद्रों पर चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करके बच्चों की माताओं या अभिभावकों को वितरित किया जाता है। एक सामान्य बच्चे को 6 से 12 महीने के लिए 200 किलो कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को 400 किलो कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 400 किलो कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन, साथ ही संशोधित 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधित सूची 2 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे 6 महीने से 5 वर्ष को भी टेक होम राशन के रूप में अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। पुराने मानदंड मुख्य रूप से कैलोरी विशिष्ट थे, हालांकि संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित है, जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार, फॉलेट, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 का प्रावधान करते हैं। पूरक पोषण की स्वीकार्यता और खपत को बेहतर करने के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों को स्थानीय खान पान की आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और स्वदेशी सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर मेन्यू और व्यंजनों को तैयार करने की पूरी छूट दी गई है। पूरक पोषण में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, बाजरा, दालें, सब्जियां, मेवे और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल है, जिसमें आहार विविधता को बढ़ावा मिलता है और लाभार्थियों के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बालक बालिका अनुपात और बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधित मुद्दे से निपटने में सहायक है।
इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में बालिका के प्रति दृष्टिकोण के व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव लाना है। लड़कियों की सकल नामांकन अनुपात 2015-16 14-15 में 99.13% से बढ़कर 2025-26 में 108.3% हो गया है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और कुपोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आहार में विविधता लाने, पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहन करने के लिए आंगनवाड़ी पोषण केंद्रों में पोषक वाटिका विकसित की गई हैं। पूरक पोषण 6 सेवाएं का पैकेज में पूरक पोषण, पूर्व विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं शामिल हैं। 6 सेवाओं के तहत 3 अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र पंजीकृत लाभार्थी अर्थात 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को देश भर में और तथा राज्यों के आकांक्षी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग की किशोरियों को प्रदान की जाती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत डिजिटल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सक्षम शासन उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया है। पोषण ट्रैकर डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो गुजरात सहित देश के सभी राज्यों के प्रदेशों में अपना लिया है। राज्यों के पास कार्यक्रम की डिजिटल निगरानी के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल और गुजरात सहित सभी राज्यों के प्रदेशों के आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, बच्चों और माताओं की संख्या पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। देश में रहने वाले कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी 5 वर्ष से अधिक है और 31 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष से अधिक ना हो, इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। स्वनामांकन और किसी भी नागरिक द्वारा अनुशंसा सहित नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और सेवाओं तक शीघ्र पहुंच के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112, पोषण और PMMVY हेल्पलाइन 1515, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, कानूनी सहायता 15,100, टेलीमानस 14,41,6 और बाल हेल्पलाइन 1098 शामिल हैं। उन्होंने सभी से मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने का आह्वान किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 7 अगस्त 2026 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए स्तनपान के प्रति परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान का उद्देश्य परिवार, समुदायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान और उचित पूरक आहार के साथ 2 वर्ष और उससे अधिक के समय तक स्तनपान जारी रखने के लिए बारे में जागरूकता पैदा करता है। पहले 6 महीने तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए और पानी, शहद, घोटी, ग्लूकोज या डिब्बा बंद दूध बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इस दौरान शिशु की सभी पोषण संबंधी
पानी संबंधी ज़रूरतें केवल स्तनपान से पूरी होती हैं। 6 माह के बाद पूरक आहार शुरू करने चाहिए और साथ ही 2 साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। माताओं को जन्म के बाद शिशु के साथ निकट संपर्क बनाए रहने, बार-बार स्तनपान कराने और आवश्यकता पड़ने पर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कामकाजी माताएं स्तन दूध निकाल कर सुरक्षित रूप में स्टोर कर सकती हैं। स्तनपान माताओं के लिए भी फायदेमंद और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ में सहायता करता है और स्तन और अंडाशय के कैंसर और टाइप 2 मधुमेह और प्रसवोत्तर अवसाद के जोखिम को कम करता है। मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों के लिए अधिक सहायता को मंजूरी दी है। पर्यटन केंद्र के रूप में भारत वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और संवहनी पर्यटन अर्थव्यवस्था का निर्माण मजबूत कानून, सुरक्षित परीक्षाएं, भारत में पेपर लीक के खिलाफ कसा शिकंजा, लोक परीक्षा अनुचित संशोधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा धोखाधड़ी के लिए कारावास की अवधि और जुर्माने के बढ़ाने का त्वरित प्रावधान, जांच के विशेष कार्य बल के गठन और शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के अनिवार्य करता है। छात्रों की सुरक्षा के लिए 2024 अधिनियम को मजबूत करते हुए समयबद्ध अपील प्रक्रिया करता है। देश में हर वर्ष लाखों युवा बेहतर भविष्य के लिए सपने के साथ सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में उनकी वर्षों की मेहनत, परिवार की आशाएं और भविष्य की आकांक्षाएं से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा पर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या संगठित गिरोह परिणामों को में हेरफेर करते हैं तो केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता है बल्कि लाखों सत्यनिष्ठ अभ्यर्थियों के परिश्रम, विश्वास और अवसरों पर भी गहरी चोट पहुंचती है। इसी विश्वास की रक्षा और लोक परीक्षाओं की इस निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पारित किया। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। इसमें अपराधियों के लिए व्यक्तिगत अपराधी धारा 5 से 10 वर्ष का कारावास, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, सेवा प्रदाता धारा 10 के तहत 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और किसी भी लोक परीक्षा आयोजित करने पर 8 वर्ष तक का प्रतिबंध, नियोजक और वरिष्ठ प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया गया। धारा 5 से 10 वर्ष कारावास, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, संगठित अपराध और परीक्षा धोखाधड़ी सिंडिकेट की धारा 11 के तहत 7 से 10 वर्ष कारावास, कम से कम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। त्वरित और अधिक केंद्रित जांच प्रक्रिया के अधिक प्रभावी और समयबद्ध करने की दिशा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती थी। जबकि केंद्र सरकार आवश्यक होने पर किसी मामले की जांच किसी केंद्रीय संस्थान सौंप सकती थी। अब विशेष कार्यबल का गठन कर सकेगी सरकार और स्पष्ट समय सीमा 2 माह के भीतर पूरी जांच पूरी करना अनिवार्य है। जिस दिन पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जाती है अथवा जिस दिन मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाता है जिस दिन विशेष कार्यबल की जांच का औपचारिक निर्देश प्राप्त होता है जो किसी स्थिति मामले संबंधी लागू हो। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन भी प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत परीक्षा संबंधी अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्पेशल
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनुरूप नामित करने का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य के संसद प्रदेश के अनुसार अधिकार क्षेत्र में लोक परीक्षाओं के जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अंतर्गत एक सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में सूचित होगा। आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 माह के भीतर मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिया जाए। अन्य न्यायालयों में लंबित सभी परीक्षा संबंधी मामलों को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण के बाद इन मामलों का निस्तारण भी 3 महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिससे पहले से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्यों के इन शासित प्रदेशों को इन मामलों की पैरवी हेतु विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति करनी होगी। अपील करने का स्पष्ट अधिकार। किसी भी निर्णय, सजा, आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। इस अपील की सुनवाई 2 न्यायाधीश की पीठ द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसका निपटान करने का प्रयास करना होगा। जमानत देने या जमानत से इनकार करने के वाले आदेश के विरुद्ध भी सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सामान्यतः अपील 30 दिन के भीतर दायर करनी होगी। उचित कारण होने पर उच्च न्यायालय देरी से माफ़ कर सकता है, लेकिन 90 दिनों के बाद कोई अपील नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपील के इस प्रावधान के अलावा विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय में किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जा सकी, ताकि प्रक्रिया तेज और अंतिम बनी रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 13 दिनों के भीतर मलेरिया से 5 लोगों की मौत होने पर खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। घरेलू दवा निर्माता औषधि विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2026 को SO 3516E के माध्यम से अधिक सूचित औषधि नियंत्रण आदेश 2026 के अनुसार किसी भी मौजूदा निर्माता को जो उसी नए औषधि फार्मूले का उत्पादन कर रहा है, जिसका खुदरा मूल्य पिछले 12 महीनों में NPPA द्वारा सूचित किया गया है, उसी खुदरा मूल्य का पालन करना होगा और लॉन्च की तारीख के 1 महीने के भीतर फॉर्म 1A के तहत NPPA की सूचित करना होगा। परिचालनात्मक PMBJAK प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में 20,149 जन औषधि केंद्र, जिसमें से 690 JAK मध्य प्रदेश में राज्य में खोले गए हैं, जिसमें खंडवा जिले में 7 JAK शामिल हैं। जन औषधि केंद्र की स्थापना। उत्तर प्रदेश में जन औषधि केंद्र, असम में जन औषधि केंद्र, अस्पतालों की आवश्यक दवाओं की निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जानकारी। उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मंत्री। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क योजना।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली हरोली में बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ड्रग पार्क विकास को 1,000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। बल्क ड्रग पार्क आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण। औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जेनरिक दवाओं सहित सभी प्रकार की दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखता है। दवा मूल्य निर्धारण नीति सुधार। निर्माता को अधिक कीमत वसूलने की देयता संबंधी वितरक, खुदरा विक्रेता या स्टॉक लिस्ट द्वारा वास्तव में कीमत पर बेची गई स्टॉक की मात्रा सीमित कर दी गई है, बशर्ते कि 13 DPCO 2013 के संबंध में किए गए प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान। वर्तमान में 7 राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान है। पहला राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान मोहाली पंजाब में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। 1998 में इसे वैधानिक मान्यता 2007 में अधिनियम संशोधन 6 और राष्ट्रीय शिक्षा औषध शिक्षा अनुसंधान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में है। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता। भारत का फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। IT सक्षम सूक्ष्म आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली स्टॉक की स्थिति की नियमित समीक्षा एवं मांग पूर्वानुमान और समय पर पुनः पूर्ति के माध्यम से जनौषधि केंद्रों की आवश्यक दवाओं सहित दवाओं की उपलब्धता को लगातार निगरानी करता है, जिससे मुंबई में संचालित केंद्र भी शामिल है।